ओके, तो मेरा नाम है तरुण और मैं स्वागत करता हूँ स्वीडन सीरीज़ के पहले व्लॉग में। अभी तक की इस नॉर्डिक सीरीज़ में आपने देखा कि मैंने आपको घुमाया था एक ब्यूटीफुल देश नॉर्वे में हम फिर से वापस जाएंगे, लेकिन पिछले वीडियो में आपने देखा कि मैं नॉर्वे से एक ट्रेन लेके पहुँचा था स्वीडन में। स्वीडन का एक छोटा सा मैंने गाँव दिखाया था, इसका नाम था स्टॉर्लियन, लेकिन वो एक बॉर्डर टाउन था तो उसमें हमारे कुछ ज़्यादा पता लगता नहीं है। लेकिन पिछले वीडियो में आपने देखा कि मैं पहुंचा था एक ओस्टरसुंड नाम की जगह पे। अगर हम बात करेंगे हम ओस्टरसुंड की, तो ओस्टरसुंड एक सबसे बड़ा शहर है। जामतलैंड नाम का जो प्रोविंस है स्वीडन में, जामतलैंड एरिया के हिसाब से तो सबसे बड़ा प्रोविंस है स्वीडन का, लेकिन यहाँ पे लोग बहुत ही कम रहते हैं। जहाँ पूरे स्वीडन की पॉपुलेशन है लगभग 10 मिलियन यानी कि 1 करोड़ के आसपास, वहाँ इस सबसे बड़े प्रोविंस जामतलैंड में सिर्फ और सिर्फ 1,40,000 के आसपास लोग रहते हैं। और जामतलैंड प्रोविंस की सबसे बड़ी सिटी है ओस्टरसुंड। मेरे पीछे आप देखोगे लिखा भी हुआ है ओस्टरसुंड, और इसके आगे एक बर्फ़ का हार्ट का साइन बना हुआ है, लेकिन उसके अंदर आपको दिखेगा बर्फ़ का साइन बना हुआ है, क्योंकि ये भाई बहुत ही ठंडी जगह है। यहाँ पे मतलब इसको बोला जाता है विंटर वंडरलैंड ऑफ स्वीडन। तो बहुत से लोग स्वीडन में या पूरी दुनिया से यहाँ पे आते हैं अपने विंटर को एंजॉय करने के लिए। तो ये जो पूरा जामतलैंड प्रोविंस है, ये मतलब वाइकिंग एज से ही, वाइकिंग एज का मैंने आपको पिछले नॉर्वे की वीडियो में भी बताया कि वाइकिंग एज क्या थी। मतलब 800 जो एडी थी उससे 1100 एडी के बीच में चली थी। उस एज से लेके अभी मतलब 1600 एडी तक ये एक ऑटोनोमस किंगडम रहा था। मतलब ये किसी भी राजा महाराजा के रूल में नहीं आता था, एक अपना इंडिपेंडेंट अपना ऑटोनोमस रीजन होता था। जब 1654 में अराउंड जब स्वीडन एक एज अ देश की स्थापना हुई, तब ये उसके अंडर आया था। यही रीज़न है कि यहाँ की जो सभ्यता है, यहाँ के जो लोगों का कल्चर है, वो बाकी जो स्वीडन के लोगों के कल्चर से आपको डिफरेंट मिलेगा। जहाँ पे नॉर्थ ऑफ स्वीडन में सामी कल्चर, जो सामी यहाँ के इंडिजीनियस पीपल थे, जिनसे भी हम मिलने जाएंगे अभी आगे के वीडियोज़ में आप देखोगे कैसे होते हैं सामी लोग, तो उनसे भी काफ़ी अलग है। और जो साउथ में जो लोग रहते हैं, साउथ ऑफ स्वीडन में स्टॉकहोम के आसपास, उनसे भी इनका रहना सहना काफ़ी अलग है। यहाँ के लोग ज़्यादातर आपको मिलेंगे जो नॉर्स वाइकिंग होते थे, जैसे कि अब मैंने आपको नॉर्वे में जो आपको वाइकिंग्स की हिस्ट्री बताई थी, वहाँ के लोगों के कल्चर से इन लोगों का कल्चर बहुत ज़्यादा मिलता है। तो अभी एक विंटर पार्क नाम की जगह है जो कि काफ़ी अच्छी जगह मानी जाती है, जो कि यहाँ की जो मेन लेक है उसके ऊपर बनी हुई है। क्योंकि आज तो विंटर का टाइम है तो ये पूरी लेक फ्रोज़न हो जाती है। तो इसके अंदर अगर आप देखोगे तो भाई सब कुछ जमा हुआ है। ज़रा इसके अंदर चलते हैं, आपको मैं दिखाता हूँ। बाकी यहाँ पे मशीन्स भी लगी हुई हैं, जेसीबी मशीन वगैरह कुछ तैयार कर रही हैं चीज़ें। अंदर चल के ज़रा देखते हैं क्या माहौल है यहाँ पे। ये देखो यहाँ पे ये जेसीबी की मदद से कुछ एक पूरा स्ट्रक्चर बनाया जा रहा है। ये देखो यहाँ पे मतलब एक तरीके से इसकी ईंटें बनाई जाएंगी, ब्रिक्स बनाई जाएंगी, फिर लकड़ी के जो फट्टे होते हैं इनको पैक कर दिया जाता है। देखो भाई साहब ये ड्रिल मशीन से लगे हुए हैं इनको पैक करने में, और उसके बाद इसको हटाया जाता है तो इस टाइप की कुछ इसमें दीवारें बन जाती हैं। तो पता नहीं ये घर बना रहे हैं या इग्लू टाइप से बना रहे हैं, देखो पूरा बढ़िया करके। यहाँ पे अंदर देखो विंटर पार्क में, इसमें देखो कैसे यहाँ पे इस ज़मीन के ऊपर पूरा ये स्लिपरी हो रखा है। ये देखो यहाँ पे इन्होंने बर्फ़ का बना रखा है, जैसे पूरी सिल्ली होती है ना बर्फ़ की, वैसा सिस्टम बना हुआ है। और यहाँ पे देखो बर्फ़ की सिल्लियों से अंदर ऐसे मतलब खेलने वेलने का सिस्टम बना रखा है, और इसमें फ्री एंट्री होती है, कोई चक्कर नहीं है। लेक के ऊपर बना हुआ है, इस टाइम मैं ना जमी हुई लेक के ऊपर खड़ा हुआ हूँ, और यहाँ पर इतनी गहरी ये लेक है और ये पूरी जम रखी है। और यहाँ पर इस टाइप का बना हुआ है, अंदर भी जा सकते हो, खेल सकते हो भाई बढ़िया करके। और यहाँ पे तो कुछ ऐसी ये प्लास्टिक की डॉल्फिन भी रखी हुई हैं जिनके साथ आप थोड़ा इधर उधर घूमना फिरना चाहो तो। बाकी बहुत ज़्यादा स्लिपरी है तो बहुत ध्यान से चलना पड़ता है भाई, यहाँ पर लगे कुछ हमारे हड्डियाँ ना टूट जाए लेकिन माहौल अच्छा है। वहाँ पे एक शिप भी खड़ा हुआ है, मतलब बोट टाइप से खड़ी हुई है, उसका भी अभी चल के माहौल देखते हैं। लेकिन बहुत सही सिस्टम है यार। ये है यार विंटर वंडरलैंड, स्वीडन के मज़े, नॉर्डिक कंट्रीज़ के मज़े। अभी मैं जो लेक का मेन एरिया ना इसके अंदर एंटर कर रहा हूँ। इस लेक का नाम है स्टोर्सजन लेक, और बहुत ही बड़ी लेक है। ये जो आपको हिस्सा दिख रहा है ना, ये इसका सिर्फ 2-3% का हिस्सा होगा जो मेरे पीछे है। और ये पीछे जो आपको पूरा ये पहाड़ दिख रहा है, ये एक्चुअली में एक आइलैंड है। इस आइलैंड का नाम है फ्रोसोन आइलैंड। अभी इस आइलैंड पे भी चलेंगे, इस पर कुछ वाइकिंग हिस्ट्री है, मैं अभी आपको उसके बारे में बताऊँगा। लेकिन इस आइलैंड के उस तरफ बहुत बड़ी ये पूरी लेक है, और इसके चारों तरफ ये पूरी बड़ी लेक है। यहाँ पे एक ब्रिज भी बना हुआ है पीछे, जो इस आइलैंड को कनेक्ट करता है मेन जो स्वीडन का हिस्सा हो गया, ठीक है, जो लेक के उस साइड का हिस्सा है, जो ओस्टरसुंड का हिस्सा है। और बाकी ये पूरी देखो लेक इस टाइम पे जम जाती है, पूरी की पूरी लेक मतलब हर तरफ से जमी हुई होती है। और इसे आइलैंड देखोगे, फ्रोसन आइलैंड के टॉप के ऊपर भी आपको काफ़ी सारी स्की स्लोप्स मिलेंगी, क्योंकि एक विंटर डेस्टिनेशन है। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स भी होते हैं विंटर स्पोर्ट्स के। अभी भी काफ़ी लोग यहाँ पे स्कीइंग कर रहे हैं, तो भाई बहुत सही माहौल है।
बाकी इस पूरी लेक के ऊपर ना विंटर्स में, जैसे अभी तो ये आपको चलने वाला ट्रैक दिख रहा है, काफ़ी लेक्स के पार्ट पे रोड्स भी खोल दी जाती हैं ताकि जो गाड़ियाँ वगैरह वाले हैं, नॉर्मल किसी के पास भी गाड़ी हो, वो भी इस लेक के ऊपर आके अपना पूरा मस्ती काट सकते हैं। मतलब प्रॉपर ये रोड बना दी जाती है। अगर आप ये ब्रिज को ना यूज़ करना चाहो और आपको अब मेन लैंड से आइलैंड पे जाना है तो आप ये लेक का यूज़ कर सकते हो, इसके ऊपर अपनी गाड़ी चला के मस्त दूसरी साइड पे जा सकते हो। लेकिन आज थोड़ा सा टेम्परेचर यहाँ पे हल्का सा गर्म हो गया, मतलब गर्म का मतलब हो गया कि +2 डिग्री यहाँ पे गर्म माना जाता है। तो उसके लिए यहाँ पे अभी गाड़ियों का अलाउड नहीं है, आज खाली पैदल लोग आपको यहाँ से चलते हुए दिखाई देंगे और हम भी अभी उसके ऊपर चल रहे हैं। बाकी यहाँ पे जो ये रास्ता होता है इसको भी मार्क कर दिया जाता है, क्रॉस का निशान लगा देते हैं ताकि पता रहे कि आपने कहाँ जाना है, क्योंकि मे भी हो सकता है कि कहीं से टूट जाए तो बंदे गिर के मर ना जाएं, इस वजह से पूरा इसको मार्क रखा जाता है। ये देखो यहाँ से स्वीडिश ट्रेन भी निकल रही है विंटर पार्कन के यहाँ से, कितनी सही लग रही है यार। ये यहाँ का एक रेस्टोरेंट टाइप से है और ये देखो ये स्वीडिश ट्रेन जा रही है। आपको दिखाऊंगा आने वाले वीडियोस में स्वीडिश ट्रेन्स। कितना सही माहौल लगता है ना ऐसे बर्फ़ के बीच में से निकलती हुई। यहाँ ना मुझे एक ये टेंट लगा हुआ दिखा, ज़रा भी इसके टेंट के अंदर चल के देखते हैं कि इसके अंदर क्या माहौल है। अरे भाई वो देखो सही मस्त। यहाँ देखो ऐसे बैठने का पूरा सिस्टम बना रखा है, मतलब टेबल लगा रखे हैं, लेकिन ये जो है ना ये पूरा बर्फ़ का बना रखा है, कितना सही लग रहा है ना, और बहुत हार्ड बर्फ़ है। बाकी इसके अंदर पूरा कोजी हो रखा है। बाहर तो बड़ी ज़्यादा ठंड है लेकिन यहाँ पे फिर भी माहौल हल्का हल्का गर्म है। तो ये मेरे पीछे आप जो देख रहे हो ये ओस्टरसुंड का मरीना है। मरीना वो जगह होती है जहाँ पे लोग अपनी बोट्स वगैरह डॉक करते हैं। तो ये पीछे जो पूरी लेक है इसके अंदर यहाँ पे मरीना बना हुआ है। आपको दिखेगा कि बहुत सारे ऐसे पार्किंग स्पॉट्स बने हुए हैं जहाँ पे लोग अपनी बोट्स पार्क करते हैं। अभी के टाइम में सब लोगों ने अपनी बोट्स निकाल दी हैं क्योंकि ये पूरी लेक जम जाती है तो भाई बोट उनकी ख़राब हो सकती है, ठीक है, पूरी जम जाएगी बर्फ़ भी। लेकिन एक यहाँ पे बड़ी बोट है जो कि अभी भी खड़ी है, पता नहीं क्यों खड़ी है, ये फेरी बोट है या फिर शायद इसको इन्होंने कन्वर्ट कर दिया है एक रेस्टोरेंट के अंदर। लेकिन कितनी सही लग रही है ना, देखो ऐसे पूरी बर्फ़, ऐसा लग रहा है कि भाई पूरा कहीं अंटार्कटिका वगैरह में हो, और ये पूरी इसके अंदर ये बोट खड़ी कर रखी है। तो विंटर पार्कन के जस्ट ऊपर ही ना ये यहाँ का ओस्टरसुंड का सिटी सेंटर बना हुआ है। खुला सा एरिया है देखो पूरा, लेकिन ये भी पूरा जमा हुआ है। अभी इस पर थोड़ा चलना पॉसिबल हो गया क्योंकि आप देखोगे ज़मीन के ऊपर ना थोड़े कंकड़ डाल देते हैं, मतलब बजरी टाइप से डाल देते हैं, लेकिन फिर भी सड़क जमी हुई है। ये चलना ताकि चलना आसान हो पाए, गाड़ियों के लिए चलना आसान हो पाए और इंसानों के लिए भी चलना आसान हो पाए। बाकी इसके आसपास यहाँ पे पूरे रेस्टोरेंट वगैरह बने हुए हैं, बार बने हुए हैं और काफ़ी मतलब फैंसी बिल्डिंग्स बनी हुई हैं। कुछ पुरानी बिल्डिंग्स भी बनी हुई हैं। यहाँ पे मुझे इंडियन रेस्टोरेंट भी देखने को मिला, तो सही माहौल है यहाँ पे, बल्कि शाम को और अच्छा माहौल हो जाता है। बाकी स्वीडन और नॉर्वे की एक ख़ास बात है, यहाँ पे आपको मतलब जैसे पूरे यूरोप में ना आपको अगर अल्कोहल चाहिए होता है तो आपको सुपरमार्केट में मिल जाता है, लेकिन भाई नॉर्वे में और स्वीडन में भी आपको अलग से शॉप बनी होती है, मतलब काइंड ऑफ ठेका कह सकते हो, यहाँ के सरकारी ठेके सिर्फ आपको वहीं से ही मिलती है। आपको अपनी आईडी भी दिखानी पड़ती है और इसके रेट भी एक्सपेंसिव होते हैं। लेकिन अगर आपका मतलब 3.5% से कम अल्कोहल है, मतलब बियर वगैरह होगी या साइडर हो गए, तो वो आप सुपरमार्केट से भी ले सकते हो। ये देखो ये स्वीडिश बैंक है, इसका नाम है स्वीड बैंक। बिल्डिंग कितनी सही बनी हुई है ना, क्लासिकल। और यहाँ पे भी देखो काफ़ी आपको अच्छी अच्छी बिल्डिंग दिखेंगी। ये एक टाइप का होटल है, इसका नाम है क्लैरियन होटल ग्रैंड। तो ये जो पत्थर आप देख पा रहे हो इसका नाम है फ्रोसो रूनेस्टोन और इसको माना जाता है नॉर्दर्न मोस्ट रूनेस्टोन इन दी वर्ल्ड। इसके ऊपर जो आप ये साइन देख रहे हो ये नॉर्स भाषा में लिखे हुए हैं, जो कि वाइकिंग लोगों की भाषा होती थी पुरानी। और इसमें ये लिखा हुआ है कि भाई कि लगभग 1000 साल पहले, 1050 साल पहले यहाँ पे कोई इंसान था, नाम नीचे मेंशन कर दूंगा, कि उस इंसान ने इस पूरे एरिया को क्रिश्चियनाइज़ किया था। पहले तो यहाँ पे वाइकिंग रूल चलता था, तो यहाँ पे जो वाइकिंग के गॉड होते थे थोर और ओडिन, उनको यहाँ पे फॉलो किया जाता था। लेकिन उसके बाद जब उस टाइम उस इंसान ने इनको कन्वर्ट किया क्रिश्चियनिटी में, तो ये पत्थर बना दिया यहाँ पे और इस पर लिख दिया ताकि पता रहे लोगों को कि भाई इस तारीख को, मतलब हिस्ट्री बुक्स में एक तरीके से रिकॉर्ड हो गया। तो ये एक तरीके की हिस्ट्री बुक है जो कि 1050 साल पहले लिखी गई थी। उसके बाद जो भी साइन देख रहे हो ये सारे वाइकिंग टाइप के साइन है, वाइकिंग टाइम के साइन है। बाकी इसके बारे में यहाँ पे इन्फॉर्मेशन भी लिखी हुई है, अगर आप देखोगे तो यहाँ पे वही सब इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है जो मैंने आपको आसान शब्दों में बता दी। यहाँ की बसेस में ट्रैवल करने के लिए या तो आप सिंगल जर्नी टिकट ले सकते हो जिसकी कॉस्टिंग पड़ती है 32 क्रोनर, जो कि इंडिया में लगभग हो जाते हैं 250 रुपये के आसपास। या फिर यहाँ पे भी 24 आवर पास होता है, जैसे कि मोस्टली हर स्कैंडिनेवियन कंट्री की बड़े शहर में होता है। यहाँ पे थोड़ा सा सस्ता मिल गया मुझे, आमतौर पे ये करीबन 120-130 क्रोनर का मिलता है, लेकिन यहाँ पे 90 क्रोनर का था, जो कि इंडिया में लगभग हो जाते हैं 600-700 रुपये के आसपास। तो वो मैं यूज़ करने वाला हूँ और उससे 24 घंटे में यहाँ पे जितनी भी पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन है वो यूज़ करके कहीं भी जा सकता हूँ।
बाकी यहाँ की बसेस भी देखोगे तो अंदर से काफ़ी सही बनी हुई होती हैं, ठीक है। यहाँ पे डिसेबल्ड के लिए भी एक्सेस होता है, ठीक है। अगर आप स्की वगैरह लेके सामान लेके आए हो तो उसके लिए भी यहाँ पे बांधने की जगह बनी होती है। और बाकी खिड़कियाँ बड़ी बड़ी, पूरा सही माहौल होता है। बाकी यहाँ पे ना बसेस में आपको ऐसे चार्जिंग स्लॉट भी मिल जाएंगे लोकल बसेस में भी, जहाँ पे आप अपनी चीज़ें वीज़ें चार्ज कर सकते हो। तो सही है यार, अच्छा है यहाँ का पूरा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। तो अभी यहाँ पे एक म्यूज़ियम है, मतलब एक सेट ऑफ म्यूज़ियम है, इसको बोलते हैं जामतली म्यूज़ियम। तो इसमें 2-3 म्यूज़ियम है। कुछ एक म्यूज़ियम की तो एंट्री टिकट होती है, इसमें आपको अंदर से मतलब आप पढ़ सकते हो, पिक्चर्स देख सकते हो यहाँ के कल्चर्स के बारे में। लेकिन इसका एक पार्ट ऐसा है जिसको बोलते हैं ओपन एयर म्यूज़ियम, जहाँ पे मैं अभी आया हुआ हूँ। और ये ओपन एयर म्यूज़ियम विंटर के टाइम पे फ्री कर दिया जाता है। बाकी इस वाले म्यूज़ियम में, ये एक म्यूज़ियम है, ये कोई गलियाँ नहीं है, ये म्यूज़ियम है जहाँ पे दिखाया जाता है कि पहले के टाइम में स्वीडन में और स्पेशली जामतलैंड के रीजन में लोग कैसे रहा करते थे, कैसे उनके घर होते थे। देखो यहाँ पे जैसे लकड़ी के ये पोल्स भी बना रखे हैं और यहाँ पे इस टाइप से निशान लगाए जाते थे कि कहाँ कहाँ आपने जाना है। और घर भी आप देखोगे तो आपको वैसे पुराने टाइप का आर्किटेक्चर दिखेगा, कैसे लकड़ी के घर पहले के टाइम में बनाए जाते थे, मतलब 18th सेंचुरी, 19th सेंचुरी और 20th सेंचुरी में। और यहाँ पे पीछे भी पूरे इसमें मतलब देखो लिखा हुआ है हाकाज गार्डन, तो ये भी स्वीडिश में इसका कुछ मतलब होता है, मैं ट्रांसलेट करके नीचे लिख दूंगा। बाकी यहाँ पे भी देखोगे तो कुछ टाइप के घर बने हुए हैं जो टेंट टाइप के घर होते थे। यहाँ पीछे भी देखोगे तो ये कुछ एक टाइप की मार्केट इन्होंने दिखा रखी है कि मार्केट किस हिसाब की होया करती थी। तो अलग अलग दुकानें बनी हुई हैं और उनके आगे उनका नाम भी लिखा हुआ है। ये देखो यहाँ पे ट्रैश के लिए भी, मतलब कूड़े के लिए भी पहले के टाइम में भी इनको इतना ऑर्गेनाइज़ करते थे कि सारा कूड़ा होता था उसको अलग अलग तरीके से बांट दिया जाता था। तो ये पहले वाले ही इन्होंने डस्टबिन टाइप से रखे हुए हैं। ये मेरे पीछे आप देख सकते हो जो कियोस्क होते थे पहले के टाइम में, यहाँ पे कियोस्क कैसे सही होते थे ना, मतलब जहाँ पे आपको छोटी मोटी आइटमें आप ख़रीद वगैरह सकते थे, ठीक है। और इसके इधर है सबसे कमाल की चीज़, जो यहाँ पे जो स्वीडन में और स्पेशली जामतलैंड रीजन में पेट्रोल पंप ऐसे हुआ करते थे। यहाँ पे देखोगे तो लिखा भी हुआ है कि आपके पास डीजल, प्रीमियम और बेंसिन। और यहाँ पे मशीनें देखो कैसे पुराने हिसाब की लगी हुई होती थी, वो बहुत सही सिस्टम दिख रहा है। और शेल कंपनी का है, शेल एक मतलब बहुत पुरानी कंपनी है और शेल कंपनी का रखा है। बाकी यहाँ पे पीछे अंदर एरिया भी बना हुआ है, ज़रा इसके पास चल के देखते हैं क्या सीन था। ये देखो यहाँ पे एक बिलिंग काउंटर भी लगा रखा है और अंदर देखो इन्होंने पूरा यहाँ पे जैसे स्पेयर पार्ट्स वगैरह और वो सब कुछ रजिस्टर वगैरह भी पड़े हुए हैं, कैसे सब चीज़ें मैनेज की जाती थी। ये पेट्रोल पंप के साइड में ना एक और बिल्डिंग बनी हुई है, ये यहाँ का एक मैकेनिक की शॉप होती थी और इसके अंदर ना इन्होंने एक गाड़ी भी खड़ी कर रखी है पुरानी, देखो फोर्ड की, कितनी सही पुरानी गाड़ी है। नंबर देखो इसका है Z61। ये देखो यहाँ पे पूरी ऐसी गलियाँ बनी हुई है जहाँ पे कैसे इन्होंने पुराने पुराने घर दिखा रखे हैं भाई, बहुत ही ख़तरनाक। और पूरा स्टिल्ट हाउसेस बनाया करते थे, मेरे ख्याल से नीचे जानवरों वगैरह के रखने की जगह भी होती थी ताकि उससे पूरा घर मतलब गर्म रहेगा। ये देखो ये भी जैसे हमारे पहाड़ों में नहीं होते, हिमाचल में, उत्तराखंड में आज के टाइम में भी आपको ऐसे घर मिल जाएंगे, लेकिन स्वीडन में भाई कब 1800 सेंचुरी, पता नहीं कौन कौन सी सेंचुरी में यहाँ पे इस टाइप के घर हुआ करते थे। और यहाँ पे पूरा ऐसे गाँव बना रखा है, बहुत ही बड़ा एरिया है जहाँ पे आप अलग अलग टाइप के घर देख सकते हो। ये बांध बना के रखते थे जहाँ पे अपने जानवरों को रखते थे, ठीक है। यहाँ के मार्केट मतलब एक तरीके से पूरा इन्होंने गांव दिखा रखा है कि किस टाइप से होता था। तो अच्छा म्यूज़ियम है और इसमें फ्री एंट्री है, खाली विंटर के टाइम में, समर के टाइम में थोड़ी सी महंगी होती है, लेकिन एक अच्छी जगह है अगर आप स्वीडिश कल्चर देखना चाहते हो कि यहाँ पर लाइफ कैसी हुआ करती थी। यहाँ पे एक जगह इन्होंने यहाँ की भेड़ भी रखी हुई हैं, जैसे शीप होती हैं। ये देखो भाई स्वीडिश शीप देख लो कितने कैसे ठंड में मस्त रह रही हैं ये। मैं इनके रहने के लिए देखो प्रॉपर जगह भी बना रखी है यहाँ पे, ठीक है, जहाँ पे अंदर अपना घास फूस भी खा सके। ये मेरे पीछे जो आप ये घर देख पा रहे हो, ये मतलब इस पे लगभग 1750 के अराउंड में मतलब ये घर इस टाइप का हुआ करता था। ये घर मेनली चर्च की प्रॉपर्टी थी, मतलब जो यहाँ का क्रिश्चियन चर्च था उसकी प्रॉपर्टी थी। तो जो लोग मतलब धार्मिक यात्रा पे निकलते थे, पिलग्रिमेज पे निकलते थे, वो जब उनको रात बिताने के लिए जगह चाहिए होती थी तो वो ऐसे घरों में रुका करते थे। ये स्पेशली उन्हीं के लिए ही घर होता था। यहाँ पे नीचे हॉर्सेस रहा करते थे, यानी कि घोड़े, और उसके ऊपर यहाँ पे लोगों की सोने का प्रबंध किया जाता था। ये जो एरिया आप देख रहे हो इसको बोलते हैं ओस्टरसुंड सेंट्रुम। यहाँ पे देखो आपको ना काफ़ी सारे बस स्टॉप बने दिखेंगे। देखो यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, लाइन से बना हुआ है, और ये भी एक बस स्टॉप है। और यहाँ पे काफ़ी सारी बसेज़ आती जाती रहती हैं। बसेज़ यहाँ पे एक्सचेंज करने का सही सीन रहता है कि एक बस से दूसरी बस लेनी हो, लोकल बसेज़, और साथ में तो थोड़ी लॉन्ग डिस्टेंस बसेज़ होती हैं वो भी आपको यहाँ से मिल जाती हैं। अभी ना हम फ्रोस्को आइलैंड के एक टॉप पार्ट पे आ गए, यहाँ से व्यू काफ़ी अच्छा आता है। और ना यहाँ पे देखो ये पूरा रेजिडेंशियल एरिया बना हुआ है। इसके इधर ना यहाँ पे कुछ नाम लगे हुए हैं, साइन बोर्ड लगे हुए हैं। यहाँ पे कि ये स्की रिजॉर्ट है उसकी है, और उसका नाम देखो कितना बड़ा है, गुस्तावसबर्ग्स बैकन।
यहाँ पे ऐसे बड़े बड़े नेम होते हैं स्वीडिश में। बाकी ये एरिया देखोगे तो बहुत ही सुंदर एरिया, भी हल्का हल्का सूरज भी निकल आया है तो भाई बहुत ही सही लग रहा है यहाँ पे माहौल। घर देखो कितने क्यूट क्यूट बने हुए हैं और ऊपर से यहाँ से व्यू बहुत अच्छा है और इस साइड पे भी काफ़ी सही नज़ारा है यहाँ पे। ये देखो यहाँ पे भाई ऐसे बड़े बड़े ट्रक भी होते हैं, ट्रेलर। ये भी देखो पूरी फिसलनी सड़क है, इसके ऊपर ऐसे बड़े बड़े ट्रक भी आसानी से चलते हैं। बाकी ये साइड कितनी सही लग रही है ना। ये क्या कर रहा है भाई, अलग कर रहा है क्या? वो देखो इसने ये अलग कर दिया जुगाड़, ये ट्रेलर यहीं पे छोड़ दिया, आगे ट्रक निकल रहा है। क्या सही लग रहा है। ये देखो भाई, ये निकल गया यहाँ से, अपनी गड्डी छोड़ गया और यहाँ से पूरी ढलान पे जाएगा, पूरी फिसलनी वाली सड़क पे, कोई दिक्कत ही नहीं। ये अभी ना हम यहाँ के काफ़ी ऊंचे पॉइंट पे आए हुए हैं, मतलब ये जो आइलैंड है फ्रोस्को उसका लगभग टॉप ही है। थोड़ा सा इससे ऊपर और जा सकते हैं लेकिन पैदल चल के जाना पड़ता है, यहाँ से गाड़ियाँ नहीं जाती हैं। लेकिन अब यहाँ पे भी देखोगे तो मतलब सड़कों के ऊपर पूरी बर्फ़ जमी हुई है, लेकिन घर वरों के ऊपर भी मतलब बर्फ़ तो है, लेकिन यहाँ पे सब कुछ चलती रहती है, लाइफ चलती रहती है। बसेस भी यहाँ तक तो आ रही हैं प्रॉपर, और यहाँ से आगे गाड़ियाँ वगैरह भी नॉर्मल चढ़ती रहती हैं। लेकिन घरों का आर्किटेक्चर भी बहुत ही सही लगता है, स्पेशली जब ये बर्फ़ के अंदर दबे हुए होते हैं तब तो ये और ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लगते हैं। और बाकी आप मेरे पीछे की साइड देखोगे तो यहाँ से पीछे हमारे को पूरा लेक स्टोरसन का भी पूरा बढ़िया व्यू होता है और साथ में हमारे को ओस्टरसुंद भी दिखाई देता है। काफ़ी सही यहाँ से आपको नज़ारा मिल सकता है। ये देखो बर्फ़ के ऊपर लोग भी मतलब साइकिल वाइकिल भी चलाते रहते हैं मस्त। साइकिल में भी पतले से टायर है लेकिन फिर भी मैडम देखो कैसे ढलान के ऊपर चले जा रही है बढ़िया करके, कोई दिक्कत ही नहीं लाइफ में। ये देख लो एक चलती फिरती सड़क है, इसमें लोगों ने ऐसे घर बने हुए हैं एक के साथ एक। घरों का स्टाइल भी सबका देखो एक जैसा ही बना हुआ होता है और सबके बाहर एक छोटा छोटा गैराज भी है जहाँ पे लोग अपनी गाड़ी वगैरह खड़ी कर सकते हैं। तो मतलब कैसे सिस्टमेटिक तरीके से देखो यहाँ पे बना हुआ है। लोगों ने अपनी शानदार बढ़िया बढ़िया गाड़ियाँ, मतलब ऑडी वॉडी ये वो, ये तो यहाँ पे कॉमन बात होती है। बाकी यहाँ पे ना छतों के ऊपर, गाड़ी की छत के ऊपर ऐसा एक टॉप बॉक्स भी लगाया जाता है ताकि सामान वगैरह कैरी करने के लिए, स्की स्नोबोर्ड और विंटर में मतलब कवर रह सके सारा सामान। तो यहाँ पे ना अंधेरा भी जल्दी हो जाता है, जैसे आजकल यहाँ पे 4 साढ़े 4 बजे अंधेरा हो जा रहा है। वैसे आपको स्वीडन के काफ़ी हिस्सों में आपको मिड समर जिसमें कि अंधेरा होता ही नहीं है, और फिर पोलर नाइट जिसमें कि दिन होता ही नहीं है, वो भी देखने को मिलेगा। लेकिन वो सब देखने को मिलता है नॉर्थ में, जो कि मैं यहाँ के बाद जाने वाला हूँ। अभी के लिए मेरा जाम्पलैंड, जहाँ इस प्रोविंस का सफ़र लगभग ख़त्म हो गया। कल सुबह मेरी यहाँ की बस है जिससे मैं जाने वाला हूँ नॉर्थ में, जहाँ पे मैं आपको मिलवाऊँगा सामी लोगों से, जो कि इंडिजीनियस लोग हैं इस पूरे नॉर्डिक रीजन के। और अभी मैं वापस जा रहा हूँ, लगभग टाइम हुआ है 4 बजे का, अंधेरा हो गया है। ठीक है, बाकी आई होप आज का ये वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा, मज़ा आया होगा कि कुछ नई चीज़ें देख के कैसे जो लाइफस्टाइल होता है, कैसे लोग रहते हैं ऐसी ठंडी जगहों में। बाकी इससे आगे हम और ठंडी जगहों पे जाएंगे तो आपको और इंटरेस्टिंग चीज़ें देखने को मिलेंगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, शेयर करके मुझे बता देना, शेयर ज़रूर कर देना ताकि और लोगों को भी देखने को मिले। बाकी कमेंट करके बता देना कि कैसा लगा। बाकी फिर से मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सायोनारा, राम राम भाइयों।